हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 6 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा रह गया था, जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th क्लास में बायोलॉजी लेने का सोच रहे हैं तो यहाँ अगर आप इसे अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को बहुत आसानी से और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा मेरी तबीयत खराब है तो आवाज़ आपको थोड़ी ऐसी ही लग सकती है, तो कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और चीज़ों को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में अगर हम बात समझते हैं, एनिमल टिश्यू जैसे हमने प्लांट टिश्यू के बारे में समझा था कि प्लांट के अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं, उनके जो टिश्यूज होते हैं वो काफ़ी अलग तरीके के होते हैं, जबकि एनिमल के टिश्यू काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि जो एनिमल्स होते हैं वो तो चल फिर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो अपनी एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यूज़ के बेसिस पर बहुत ज़्यादा अलग है और एनिमल्स का बहुत ज़्यादा अलग है। तो देखिए, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एनिमल टिश्यूज़। देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं। एनिमल टिश्यूज़ प्ले इंपॉर्टेंट या फिर वाइटल रोल्स लाइक प्रोटेक्शन। एनिमल टिश्यू कैसे काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करता है, इसके अलावा सिक्रेशन का काम करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या बताए जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए, प्रोटेक्शन जो हमारी बॉडी है, जो हमारे एनिमल हैं, देखिए एनिमल्स के अंदर सभी आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब एनिमल ही तो हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या चाहिए होती है? प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एनिमल टिश्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब प्रोटेक्शन कैसे होगी? कवरिंग के थ्रू हो सकती है। जैसे हमारी स्किन है, ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है? प्रोटेक्शन कराती है। स्किन में कोई टिश्यू तो होगा ना जो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर सीक्रेशन। अब सीक्रेशन क्या, कई बार हमें ऐसे सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इन टिश्यूज़ के थ्रू सीक्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियम होता है, वो भी सीक्रेशन का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके अलावा जैसे हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, जैसे हमारी पूरी बॉडी का जो ढांचा है ये हड्डियों से मिलकर बना है। हड्डियाँ क्या है बच्चों? हड्डियाँ भी तो टिश्यू हैं। उसके अलावा देखिए ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। आपने बात बचपन में भी पढ़ी होगी कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यानी बॉडी के हर पार्ट पर ऑक्सीजन जाती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। उसके अलावा गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ऑक्सीजन मैंने बता दिया, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा जो बॉडी के मूवमेंट है और जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है, यानी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। देखिए, पहले मूवमेंट समझे मैं क्या बता रहा हूँ। मूवमेंट यानी कि जैसे मैं चल हिल डुल रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है? एनिमल टिश्यूज़ की वजह से। हमारे अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं मूव कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देखकर या फिर जिसकी प्रेजेंस में एक ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है, उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मार्कर स्टिमुलस है क्योंकि मैं इस मार्कर को पकड़ के लिख रहा हूँ। मेरे लिए बोर्ड स्टिमुलस है, मेरे लिए कैमरा स्टिमुलस है, आपके लिए मैं स्टिमुलस हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं और आपके दिमाग में वो चीज़ें जा रही हैं, इसका मतलब मैं स्टिमुलस हूँ क्योंकि आप मुझे देख कर रिएक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको बेसिक समझ आया कि एनिमल टिश्यू की जरूरत क्यों पड़ती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई एनिमल टिश्यूज आर इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल टिश्यूज क्या करते हैं बच्चों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा सिक्रेशन करते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये क्लियर करा दिया कि एनिमल टिश्यूज एक्चुअल में क्यों होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं। अब इस चैप्टर में हमें 4 एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 4 पढ़ने हैं। एक होता है एपिथेलियम, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, उसके अलावा एक होता है न्यूरल या फिर नर्वस टिश्यू। अब देखिए, एपिथेलियम का काम क्या होगा? ये हमें ज़्यादातर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा बाहर के एनवायरनमेंट से। कई बार क्या होता है ना, हमारी स्किन होती है बच्चों, ये भी एपिथेलियम से ही बनी हुई होती है। तो अब इसके ऊपर कोई अटैक करे कोई बैक्टीरिया, तो डायरेक्ट इसके अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा, तो ये प्रोटेक्शन का काम हो गया। इसके अलावा कवरिंग फॉर्मेशन, क्या करते हैं? कवरिंग फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पर उनकी कवरिंग को फॉर्म करना, हमारी स्किन की कवरिंग को फॉर्म करना, हमारे लंग्स की कवरिंग को फॉर्म करना, हमारे स्टमक की कवरिंग को फॉर्म करना, ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं इनकी कवरिंग को तो कोई ना कोई बनाएगा। इनकी तो एक कवरिंग होती है ना बच्चों। तो उस कवरिंग को बनाने के लिए जो टिश्यू ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है वो एपिथेलियम होता है। इसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू देखिए, एक छोटा सा चीज़ और याद रखिए कि सिक्रेशन का काम भी ज़्यादातर कौन करता है? एपिथेलियम ही करता है। कौन करता है? एपिथेलियम। सिक्रेशन। तो ये 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बेसिक बता रहा हूँ अभी, बिल्कुल चैप्टर में चीज़ें लर्न होंगी। बच्चे कहते हैं हमें टिश्यू वाला चैप्टर समझ नहीं आता, हमने बहुत जगह से पढ़ लिया है लेकिन समझ नहीं आता सर, लर्न नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे लर्न होगा, इसी तरीके से होगा। पहले बेसिक इसका समझते हैं, क्लियर करते हैं, चीज़ों को दिमाग में डाल लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जनरली हमें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क
अब जैसे कि हमारे बोन्स हैं, जो हमारी बोन्स हैं वो भी क्या है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो वो क्या करता है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मेरे हाथ, आपके हाथ, पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक फ्रेम कौन तैयार करता है, बोन करता है। बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अभी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें बोन और ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। अभी मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, ज़्यादातर क्या होंगी, गैसेज होंगी। ज़्यादातर क्या होंगी बच्चों, गैसेज होंगी, जैसे ऑक्सीजन, CO2। इसके अलावा फूड भी होगा, ठीक है। इसके अलावा बात है मस्कुलर। अब हमें क्या चाहिए, मूवमेंट भी चाहिए। हमारी बॉडी तो मूवमेंट भी करती है, तो मस्कुलर टिश्यू क्या कराता है, मूवमेंट कराता है। क्या कराता है, मूवमेंट। इसके अलावा हमें जितने भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर हैं उन सभी को, मतलब जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन के पास कुछ इम्पल्सेस या फिर कुछ मैसेजेस हमें पहुंचाने जिससे वर्क हो सके। देखिए मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो उन सभी का ठीक से वर्क हो, वो सभी एक साथ अच्छे से वर्क करें, तो उसके लिए न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्वस टिश्यू जो होता है वो हेल्प करता है। और जनरली ये स्टिमुलस के लिए होता है। यानी देखिए जैसे आपने फूड देखा तो सलाइवा आपके मुंह में आ गया। सलाइवा आपके मुंह में आने का मतलब कि आपके मुंह से सलाइवा सिक्रेट हो रहा है। तो सलाइवा सिक्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उस फूड को देखा, वो आपके लिए स्टिमुलस था, तो आपके दिमाग में मैसेज गया कि फूड आ गया है, अब आपके मुंह में सलाइवा आएगा। समझ रहे मेरी बात। उसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो आपके जो आंखें हैं, आंखों में फोटो रिसेप्टर होते हैं, तो आप उस चीज़ को देखोगे, अरे ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, तो आप वहाँ से भागने लगोगे। वो पावर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ब्रेन से मिलती है, कि सिग्नल मिलता है ब्रेन से, अरे भाग यहाँ से, यहाँ तो कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, अब तो भागना पड़ेगा। तो वो स्टिमुलस और वो सब मूवमेंट है हमारी पूरी। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, हमारे पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, उन सभी का प्रॉपर फंक्शनिंग एंड जो हमारे अराउंड स्टिमुलस है उसको समझना, उसके प्रति रिएक्ट करना, ये सभी कौन प्रोवाइड कराता है, नर्वस टिश्यू। तो ये क्या कराता है बच्चों, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें एनिमल टिश्यू के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या क्या कराता है। बेसिक फंक्शंस तो यही है इनका, जैसे कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और ट्रांसपोर्टेशन कराता है, और उसके अलावा ये हमें मूवमेंट कौन कराता है, मस्कुलर टिश्यू। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस कौन कराता है बच्चों, नर्वस टिश्यू। इसके अलावा एपिथेलियम, प्रोटेक्शन, कवरिंग, फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन, ये सभी हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया ना तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल मक्खन होने वाला है, बहुत आसानी से समझ आने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत टीचर्स को देखा है, वो स्टार्ट कर देते हैं, बस ऐसे ही चलने देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स उनके हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे पास भले ही सब्सक्राइबर उस लेवल के ना हो, लेकिन आपका सपोर्ट मेरे पास है, यही मेरे लिए खास बात है। तो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो होता है डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए, ये इसका ओवरव्यू है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल की, एपी का मतलब होता है अबव द सरफेस, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो सरफेस के अबव प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलेंगे एपिथेलियल। और आपको पता है कि ये जनरली क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाते हैं या फिर कवरिंग्स बनाता है। ये क्या करता है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो ऑर्गन्स होते हैं उन सभी की कवरिंग बनाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए किस किस का कवरिंग बनाएगा, ये बनाएगा ऑर्गन का कवरिंग और कैविटी का कवरिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फॉर्म्स अ बैरियर दैट कीप बॉडी सिस्टम डिफरेंट। देखिए हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग, क्योंकि उनके बीच में एक बाउंड्रीज है, उनके बीच में सेपरेशन है, उनके बीच में क्या है, कवरिंग्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही हमारा हार्ट है, यहीं पर हमारे लंग्स हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि उनकी कवरिंग्स जो है उनको अलग अलग कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाथ है, यहाँ पर हमारी बोन भी है, इसके अंदर हमारे वीन्स भी हैं, आर्टरीज भी हैं और स्किन भी है। ये सभी के सभी अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इन सभी की अपनी अलग अलग एक कवरिंग है। तो यहाँ पर इस कवरिंग को कौन बनाता है, ये एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। इट फॉर्म्स अ बैरियर, ये क्या बनाता है, एक बैरियर या फिर एक कवरिंग। इट फॉर्म्स अ बैरियर दैट कीप्स बॉडी सिस्टम डिफरेंट। समझ आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड वाला, टाइटली पैक्ड फॉर्म्स कंटिन्यूस शीट, यानी कि ये कैसा होता है, टाइटली पैक होता है। एपिथेलियल टिश्यू टाइटली पैक्ड होता है, ये आपको याद रखना है, और कंटिन्यूस शीट बनाता है, लगातार शीट्स बनाते चल जाता है। कौन, एपिथेलियल टिश्यू। ये इसका इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, यानी सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। ये आपको याद रखना है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। अब देखिए कोई भी मटेरियल जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है
तो कभी ना कभी वो जब भी कहीं एंटर करेगा तो एक ना एक लेयर ऑफ एपिथेलियल, यानी कि हमेशा वो एपिथेलियल की एक लेयर से तो इंटरेक्ट करेगा। एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियल इज टू बी इंटरेक्ट विद द मटेरियल। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास कुछ ये फूड मटेरियल है और ये बॉडी का कोई पार्ट है, तो ये जब इसके पास जाएगा तो कोई ना कोई लेयर तो यहाँ पर होगी ना जिससे पहले ये टकराएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्योंकि ये हर बॉडी ऑर्गन का कवरिंग बनाता है कौन? एपिथेलियल। तो जब भी कोई मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर करना चाहेगा तो उसकी सबसे पहले मुलाकात किससे होगी? एपिथेलियल टिश्यू से होगी। तो इसीलिए ये परमेबिलिटी का काम करता है। परमेबिलिटी क्या होती है? चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने की परमिशन देना, आप ऐसा समझिए। मतलब कि द एबिलिटी टू एंटर और टू गेट एग्जिट फ्रॉम अ प्लेस या फिर फ्रॉम अ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, अब ये मेरे पास कमरा है, मैं इसको आप फेंकना चाहूँ तो वैसे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर दीवार है, तो ये परमेबल नहीं है इस दीवार के। मान लो यहाँ पर दीवार नहीं होती और यहाँ पर कुछ नहीं होता, मैं इसको ऐसे ही फेंकता तो ये परमेबल था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एयर थी। तो मेरी बात अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, यस सर हम समझ रहे हैं। देखिए परमेबिलिटी बस यही है कि जो भी पार्ट्स हैं, मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, उन सभी के अंदर चीज़ों को अंदर आने जाने की जो परमिशन होती है वो हमें सेल्स के थ्रू देते हैं, मतलब सेल्स ही वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं और टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो है। तो यहाँ पर एक ऐसा टिश्यू जो हमेशा परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे प्लीज़ लर्न कर लेना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक टर्म आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट में प्रेजेंट हो। अब हमारा घर है, इसमें कई लोगों के घर में बेसमेंट भी होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली क्या करता है? दो टिश्यूज़ को सेपरेट करता है। एपिथेलियल के अलावा जो दूसरा टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट है उन दोनों को सेपरेट कर देगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एपिथेलियल टिश्यू बनाया हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू है और यहाँ पर नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। अब इन दोनों को सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेट होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करते हैं? दो टिश्यू को सेपरेट कर देते हैं। जनरली एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सेपरेट किया जाता है दूसरे टिश्यू से बाय द हेल्प ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है? इट सेपरेट द एपिथेलियल टिश्यू अंडरलाइंग टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू ऊपर है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। कैसी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। ये आई बात समझ में? एपिथेलियल टिश्यू की बेसिक बातें, कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी का, उसके अलावा बैरियर फॉर्म करता है जिससे बॉडी सिस्टम्स डिफरेंट रह पाते हैं, अलग अलग रह पाते हैं, टाइटली पैक होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यूस शीट्स हमें देखने को मिलती हैं। अभी मैं बताऊँगा किस तरीके से कंटिन्यूस शीट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि ये टाइटली पैक है तो यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज एन इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट इन द केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर ये रोल प्ले करता है परमीबिलिटी के लिए, क्योंकि जब भी कोई मटेरियल इंटरेक्ट करेगा बॉडी के किसी पार्ट से तो बॉडी की जो पार्ट्स की कवरिंग है वो बनी हुई है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज से। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है? दो टिश्यूज को सेपरेट करता है, जनरली एपिथेलियल को करता है दूसरे टिश्यू से। और यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसे बनाना है कि एपिथेलियल, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस तरीके से बना देनी है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू दिखा देना है, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट करता है एपिथेलियल टिश्यू को उसके नीचे रखे हुए टिश्यू से। और यहाँ पर एक कैसा होता है? इसका नेचर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं तो मुझे कहिए यस सर हमें समझ आ गया है। और कमेंट सेक्शन में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखना है और इसका फंक्शन लिखना है, यहाँ पर जो मैंने फंक्शन बताया था, ताकि मुझे लगे कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और एपिथेलियल का जो फर्स्ट टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियल उसको पढ़ लेते हैं। चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये सबसे पतले टाइप का, सबसे थिन टाइप का एपिथेलियम होता है। इट इज़ फ्लैट इन अपीयरेंस, दिखने में कैसा होता है? फ्लैट होता है बिल्कुल, मतलब एक पतला सा लेयर होती है ना, जैसे एक शीट होती है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। इसके ऊपर कोई भी ऐसे प्रोजेक्शन नहीं होते। कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है फ्लैट, समझ रहे हो? ये फ्लैट हो गया। अब देखो फ्लैट का मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से एक शीट की तरह फ्लैट हो गया। अदरवाइज क्या हो सकता था? ये कुछ इस तरीके का हो सकता था, इस तरीके का हो सकता था, या फिर कुछ इस तरीके का हो सकता था, इस तरीके का हो सकता था। लेकिन बच्चों जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये कैसा है? ये है बच्चों फ्लैट टाइप का। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में। और यहाँ पर कोई भी आप बोल सकते हो कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये क्या कर सकता है। देखिए इसके जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्या होता है? थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। एक चीज़ तो ये है, कई बार पूछ सकता है एग्जाम में। अब दूसरा इसका फंक्शन हमेशा याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कौन कौन सी होती है, आर्टरीज एंड वीन्स की जो लाइनिंग होती है उसको फॉर्म करने का काम कौन करता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। और लंग्स एल्वेलाई का भी जो आप बोल सकते हो लेयर है, लाइनिंग है, उसको कौन फॉर्म करता है, उसको फॉर्म करता है स्क्वेमस एपिथेलियम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये लाइनिंग क्या होता है, हमें नहीं पता है लाइनिंग क्या होता है। देखिए लाइनिंग का मतलब होता है एक सरफेस का, लाइनिंग का मतलब होता है एक सरफेस। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर ये लाइनिंग क्या चीज़ होती है। देखिए लाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर का या फिर उसके बाहर का जो सरफेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अब मैं कहूँगा इसकी जो आउटर लाइनिंग है यानी इसका जो बाहर का सरफेस है, यहाँ पर अगर कुछ प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं कोई हाथ में कलर लगा के इसके ऊपर ऐसे कर दूँ तो मैं बोलूँगा इट इज़ लाइन बाय दिस कलर, समझ गए। उसके अलावा जैसे इसका अंदर का ढक्कन है, ठीक है, अब मैं इसके अंदर अगर कुछ पेंट वगैरह डाल दूँ तो मैं कहूँगा कि इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, इट्स इनर साइड इज लाइन विद दिस पेंट। मेरी बात समझ आई, मतलब कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके सरफेस पर कभी कभी क्या होते हैं, कुछ हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर कोई सेल्स प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इट्स आउटर सरफेस इज लाइंड बाय दीज सेल्स। वहीं पर उसके जो अंदर का जो सरफेस है, अगर उसके अंदर कुछ अलग तरीके के सेल्स हो, मान लो यहाँ पर ये अंदर का सरफेस है और यहाँ पर अलग तरीके के सेल्स हैं या फिर कुछ सेल्स ने इसको प्रेजेंट है इसके अंदर, समझ रहे हैं, इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि जो इसकी इनर लाइनिंग है इट इज़ लाइंड बाय दोज काइंड ऑफ सेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है और लंग एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है वो किसकी वजह से हो पाती है, वो स्क्वेमस एपिथेलियम की वजह से है, समझ रहे हैं, वहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये किसकी लाइनिंग फॉर्म करता है, इसके अलावा लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस, हमारी जो ईसोफेगस है और हमारा जो माउथ है, इन दोनों की लाइनिंग को कौन फॉर्म करता है बच्चों, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए हमारी जो स्किन है वो मोटी है काफ़ी ज़्यादा, कैसी मोटी, और हम कह रहे हैं वहाँ पर एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो स्किन के ऊपर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनता है। तो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि जो हमारे स्किन है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बहुत सारे जो हमारे स्क्वेमस है एपिथेलियम थे, मान लो कि स्क्वेमस एपिथेलियम में था, इसके ऊपर एक और आया, इसके ऊपर एक और आया, इसके ऊपर एक और आया, इसके ऊपर एक, बहुत बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरीके की बहुत सारी शीट्स जैसे आपस में अरेंज हम कर दें और वहाँ पर एक बहुत मोटी और टफ कवरिंग आप बोल सकते हैं बन जाएगी। जैसे हमारी स्किन है काफ़ी टफ होती है, इसीलिए होती है क्योंकि बहुत सारे स्क्वेमस एपिथेलियम जुड़ के मिलने से बनी हुई होती है। काफ़ी सारे स्क्वेमस एपिथेलियम इस तरीके से पैटर्न बनाते हैं, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पर स्किन की जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम करता है। तो इसके बेसिक फंक्शन आपको याद होने चाहिए, क्या करता है, फ्लैट होता है, इसके सेल्स बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, ब्लड वेसल लंग एल्वेलाई की लाइनिंग को फॉर्म करता है, उसके अलावा ईसोफेगस एंड माउथ की लाइनिंग को भी ये फॉर्म करता है, एंड इट प्रिवेंट्स वियर एंड टियर, यानी हमारी स्किन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये स्क्वेमस का ही पार्ट है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मतलब इसी से मिलकर ये बना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम होते हैं पिलर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर। पिलर कैसे होते हैं, इस तरीके से पिलर होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ये पिलर कैसा होता है, टॉल होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं टॉल एपिथेलियल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। और किसके लिए ज़्यादातर काम करते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इनका प्राइमरी फंक्शन है बच्चों एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन किसका करेंगे, फूड का करेंगे और वाटर का करेंगे, बेसिकली हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन करेंगे, कौन, ये वाले टिश्यू के सेल्स, कौन से, कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स। इसके अलावा सिक्रेशन करते हैं म्यूकस का, किसका सिक्रेशन करते हैं, म्यूकस का, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। अभी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा ये आपको पता होना चाहिए। कॉलमनर एपिथेलियम ये प्रेजेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, हमारे हमारी इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं कॉलन, वहाँ पे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कौन प्रेजेंट होगा, कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखिए यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम थोड़ा सा मॉडिफाई होगा क्योंकि इसकी जो सरफेस है वहाँ पर देखिए पहले कॉलमनर एपिथेलियम कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से, एक सेकंड देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ। पहले कॉलमनर एपिथेलियम कुछ इस तरीके से था, ठीक है, लेकिन बाद में इसके ऊपर कुछ सीलिया आ गए, क्या आ गए, सीलिया यानी कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये सीलिया क्या करते हैं बच्चों, किसी मटेरियल का मूवमेंट, जैसे मान लो यहाँ पर कोई मटेरियल आया, इसको आगे पहुँचाना है, तो सीलिया की हेल्प से वो आगे पहुँचेगा। फॉर एग्जांपल म्यूकस का भी मूवमेंट जो होता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है इन सीलिया की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या करता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, यानी कि देखिए जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो चीज़ें हैं वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला म्यूकस, तो इसका
एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करा देगा उसी एपिथेलियम के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। इस लाइन का कुछ ऐसे ज़्यादा इसको मत समझ लेना कि ये क्या रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं, बस ये मूवमेंट करा देता है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट मैंने बताया कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, इनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होगा। लाइनिंग मैंने भी आपको बताया, लाइनिंग क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गन का, हम बेसिकली बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑर्गन के अंदर का जो सरफेस होता है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं हम बोलते हैं वो उसकी लाइनिंग बना रहा है। उसके बाहर के सरफेस पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं हम बोलते हैं वो उसकी लाइनिंग है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बहुत सी जगह पर प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, कॉलोन में, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कौन से टाइप का होगा? वो होगा बच्चों, देखो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम तो है लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, जिसका नाम बाद में हो जाता है सिलिएटेड कॉल्यूमिनर, COL, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ठीक है। तो सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम क्या है, कई बार आपसे पूछे तो आपको बताना है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। मतलब कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के ऊपर जब सीलिया वहां पर प्रेजेंट हो गए तो हम उसे बोलेंगे सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो ये हमारा सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम ही बहुत सारे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो म्यूकस बनता है, जो आप देखते हैं ना नाक से जो निकलता है पूरा, वो म्यूकस ही होता है बच्चों को। तो म्यूकस है उसको बाहर कैसे लाया जाता है? वो सीलिया की हेल्प से लाया जाता है। किसकी हेल्प से? इन सीलिया की हेल्प से लाया जाता है। और कौन सा टिश्यू वहाँ पर इन्वॉल्व है? सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम वहाँ पे इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बच्चों, बचपन में तो कई बार पढ़ा है रिप्रोडक्शन के बारे में। वहाँ पर जो ओवम होता है उसको जब ओवरी से निकाला जाता है, वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ता है, वो कैसे मूवमेंट करता है, वहाँ पर भी सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके मैंने आपको फंक्शन बता दिए, इसको प्लीज़ आप दोबारा एक बार रिप्ले करके देख लो, इसी वाले पार्ट को, जो ये वाला मैंने आपको समझाया था वो लर्न हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने इसको पढ़ाया हुआ है, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे पढ़ाया, लेकिन जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ वो पढ़ाने की अपनी तरफ से मैं बेस्ट करता हूँ आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार प्लीज़ इसको रिपीट करके देख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के बारे में। चलिए गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। देखिए क्यूबॉइडल, यहाँ पर क्यूब जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का जो एपिथेलियम होता है इसका स्ट्रक्चर क्यूब की तरह होता है। मतलब क्यूब जैसा होता है ना, उस तरीके का उभरा हुआ होता है। और ये फ्लैट नहीं होता, ये क्यूब शेप्ड होता है, उभरा हुआ होता है। वाह, मेरे मार्कर का ढक्कन गिर गया, कोई बात नहीं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम समझ आया कैसा होता है? इट इज़ क्यूब शेप। ये कैसा होता है? क्यूब शेप होता है। इसका काम क्या है? जनरली देखिए जितने भी एपिथेलियम हम पढ़ रहे हैं उन सभी का काम सेम ही है लगभग। देखिए प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ये सभी एपिथेलियम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन इसका स्पेशल रोल कहाँ पे वो मैं आपको समझाऊंगा, वहीं से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करता है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द टिब्यूल्स ऑफ किडनी। किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं टिब्यूल। ये टिब्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये क्या करता है किडनी के अंदर? इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी का मूवमेंट करता है किसके अंदर? किडनी के अंदर। मतलब पानी का जो मूवमेंट है वो सही डायरेक्शन में हो, इसको भी ध्यान में कौन रखता है? इसको भी ध्यान में रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी। किडनी की लाइनिंग बनाता है, यानी देखिए जो किडनी है उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है, उसको कौन बना रहा है? उसकी लेयर्स को कौन बना रहा है बच्चों? वो बना रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है माउथ के अंदर, उधर उनके जो डक्ट होते हैं जिनसे वो ग्लैंड्स, देखो डक्ट क्या होता है? डक्ट एक तरीके से आप समझ सकते हो जहाँ से कोई मटेरियल निकलता है उसे बोलते हैं डक्ट। तो डक्ट जो होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के, वो किस चीज़ से बनते हैं? वो बनते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये यहाँ वहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है और किडनी ट्यूब्यूल्स है, वहाँ पर ये क्या काम करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन ही करते हैं, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन हो गया। और किडनी के अंदर स्पेशल क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। मतलब कि पानी का जो फिल्ट्रेशन है, सही तरीके से पानी, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो पानी होता है उसे कहाँ पर फिल्टर किया जाता है? किडनी के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो किडनी के अंदर पानी को फिल्टर किया जाता है। अब वहाँ पर कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन्वॉल्व है वहाँ पर, याद रखना है। और पानी को देखो, पूरा पानी वेस्ट ना हो, उसको बचाना भी है, तो पानी को दोबारा से सोख लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है किडनी के अंदर। ये किसकी वजह से हो पा रहा है? ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की वजह से हो पा रहा है। समझ आया क्या बताया मैंने आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में? इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं है, लेकिन जितना है इनफ है, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं
ये 3 चीज़ें, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये जो 3 काम है ना, ये हर एपिथेलियल टिश्यू करता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। देखिए ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में क्या होता है, जो ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं पूरा, कई बार क्या होता है किसी किसी एपिथेलियम का जो पार्ट होता है, कोई पोर्शन होता है, पर्टिकुलरली एक पोर्शन होता है, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब जब वो फोल्ड हो जाएगा तो वहाँ पर ग्लैंड बन जाएगा। अब ये ग्लैंड क्या करता है, ग्लैंड यानी ग्रंथि, हिंदी में से ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्लैंड क्या करता है बच्चों, ग्लैंड एक ऐसा, आप बोल सकते हो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सिक्रेशन का काम करता है, कुछ सिक्रेट करने का काम करता है, रिलीज करने का काम करता है। और यहाँ पर क्या चीज़ें रिलीज होंगी, यहाँ पर रिलीज होंगी बच्चों, ब्रेस्ट मिल्क होगा, हॉर्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, सलाइवा होगा। ये सभी के सभी ग्लैंड्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। और ये ग्लैंड्स किससे बने हैं, ये ग्लैंड्स बने हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऐसा नहीं है कि बहुत अपने आप में अलग चीज़ है, वो बस यही है कि जो एपिथेलियम था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया था और वहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन गया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये सब चीज़ें सिक्रेट करता है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि भैया आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बता दी कि ये एंजाइम्स और ये सब, सलाइवा तो आपने हमें यहाँ पे बताया, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं क्यूबॉइडल का पार्ट है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या क्यूबॉइडल से अलग है, समझाइए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम अपने आप में एक अलग पार्ट बना लेता है अपने आप को। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, लेकिन जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, जो ग्लैंड्स बने हैं इवेंचुअली, जो ग्लैंड सीक्रेट करने लायक हुए हैं, वो किसकी हेल्प से हुए हैं, वो हुए हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की हेल्प से। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का अगर आपसे कुछ पूछता है, कभी ऐसे कभी पूछेगा नहीं, बट अगर पूछता है तो आपको बताना है कैसे बनता है। ये बनता है एपिथेलियम के अंदर की तरफ फोल्ड होने से, वहाँ पर ग्लैंड बन जाता है। और एक ग्लैंड कैसा होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। कभी एक सेल मिलकर एक ग्लैंड नहीं बना सकता, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो ग्लैंड कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कैसे बनता है, एपिथेलियम का एक पोर्शन फोल्ड हो जाता है, बस ये याद रखना। अब वो एपिथेलियम कोई भी हो सकता है, वो एपिथेलियम जितने भी हमने पढ़े हैं ना 3-4 तरह के, वो थोड़ा सा इनवर्ड फोल्ड हुआ तो वहाँ पर क्या बन गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो सिक्रेशन का जो काम करता है, सबसे ज़्यादा जो सिक्रेशन का काम करेगा वो करेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हमसे पूछता है कि बताओ कौन सा सिक्रेशन का काम ज़्यादा करेगा, तो वो करेगा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम बहुत ज़्यादा सिक्रेशन का काम करता है, ये आपको याद रखना है। प्रोटेक्शन का ज़्यादातर काम कौन करेगा, तो वो प्रोटेक्शन का काम जो है, अगर हमारी पूरी बॉडी को देखा जाए, पूरी बॉडी को, तो वहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम प्रोटेक्शन का काम करेगा। और हमारे जो कुछ पार्ट है, जैसे किडनी हो गया, किडनी के बारे में अगर स्पेशली बात करी जाए तो किडनी के लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम आएगा, ये आपको याद रखना है। और सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराना है एक पॉइंट से दूसरी जगह पर, उधर एब्जॉर्प्शन करना है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर कौन सा होगा, वहाँ पर भी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आपको बस ये अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। कॉपी में जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है वो नोट डाउन आपने आई होप कर लिया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स आप पूछ सकते हैं, मैं फ्री रहूँगा तो रिप्लाई दे दूँगा। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।